हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन सीरीज की वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जॉन मिल्टन को स्टार्ट किए थे। तो जॉन मिल्टन को इसके पहले मैंने जो रिवीजन सीरीज अपलोड की है वीडियो पे, उसमें हमने जॉन मिल्टन को पढ़ा है, हमने जॉन मिल्टन को स्टार्ट कर दिया है। हमने विलियम शेक्सपियर को भी स्टार्ट किया था, उनके प्लेज चल रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ भी कंप्लीट हो गए हैं, थोड़ा बहुत बचा होगा, और फिर हम मिल्टन को भी स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। आगे से पढ़ेंगे हम। बाकी पॉइंट्स तो नेक्स्ट वीडियो में हो गए थे, लास्ट वीडियो में हो गए थे, आज हम आगे से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर बताना चाहूँगी तो एक पॉइंट है 16 जो छूट गया है इसमें। 1647 में इनकी फादर की डेथ हो जाती है, जॉन मिल्टन के फादर की डेथ हो जाती है 1647 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट था 1644 में इनका एक वर्क आता है। उन्होंने स्वतंत्र प्रेस के समर्थन में एक भावपूर्ण ट्रैक लिखा था, वो क्या था, एरोपैसिटिका, उन्होंने पब्लिश कराया था 1644 में। तो 2 पॉइंट छूट गए थे, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑन January 30, 1649 किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज पब्लिकली beheaded यूजरिंग इन अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 जनवरी 1649 को ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में एक गणतंत्र सरकार की शुरुआत करते हुए किंग चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली क्या कर दिया गया था, बीहेडेड कर दिया गया था। मतलब सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने उनका सिर कलम कर दिया गया था। और मिल्टन सपोर्टेड द रिमूवल ऑफ द किंग, मिल्टन ने भी राजा को हटाने में समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, किसका, ओलिवर क्रॉमवेल का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 जनवरी 1649 को किंग चार्ल्स फर्स्ट को हटा दिया जाता है गद्दी से और उन्हें पब्लिकली बीहेडेड कर दिया जाता है, जिसमें मिल्टन भी साथ देते हैं, किसका, क्रॉमवेल का। नेक्स्ट, in 1649 the tenure of kings and magistrates 1649 was published, in which he defended the right of people to execute a guilty sovereign Charles I। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये कब आया था, पब्लिश कब हुआ है, 1649 में हुआ है, जिसमें उन्होंने एक दोषी संप्रभु चार्ल्स फर्स्ट को फांसी देने के लोगों के अधिकार का बचाव किया था। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट को जो फांसी दिया गया था, इसमें इन्होंने क्या किया था, लोगों को उनका बचाव किया गया था। लोग डर गए थे और उसी डर को शांत करने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था, या ऐसे बोल सकते हैं, बचाव किया था। चीफली ड्यू टू दिस वर्क, मुख्य रूप से इस काम के कारण, यानी कि इस वर्क के कारण, ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। जब इन्होंने ये लिखा ना, ये वर्क द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये उन्होंने पब्लिक को शांत करने के लिए लिखा था। पब्लिक बहुत डर गई थी जब चार्ल्स फर्स्ट को सिर कलम कर दिया गया था पब्लिक के सामने, तो पब्लिक को शांत करने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था। और इसी वर्क के कारण ही यही कारण था कि इन्हें अपॉइंट कर दिया गया था फॉरेन टंग का, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया था सेक्रेटरी, किस चीज़ का, फॉरेन टंग का, विदेशी भाषाओं के लिए इन्हें सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्रॉमवेल की सरकार में। ही रिसीव्ड अ सैलरी एंड लॉगिंग्स एट स्कॉटलैंड यार्ड, और इन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड में वेतन और आवास भी प्राप्त कर लिया था, सैलरी भी इनको मिलने लगी थी। इन अक्टूबर 1649 ही पब्लिश्ड इकोनोक्लास्टिस, तो अक्टूबर के मंथ में 1649 में इन्होंने अपना एक वर्क इकोनोक्लास्टिस को क्या किया, पब्लिश किया। ये चीज़ें हैं, इन्होंने इकोनोक्लास्टिस को क्या किया, पब्लिश किया। एन एक्सप्लिसिट डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड इन रिस्पॉन्स टू इकोनो बेसिलिक, और जो इकोन बेसिलिक के जवाब में रेजिसाइड का एक स्पष्ट बचाव था। अ फेनोमेनल बेस्ट सेलर पॉपुलरली एट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स फर्स्ट दैट पोर्ट्रेट द किंग एज एन इनोसेंट क्रिश्चियन मार्टियर, एक असाधारण बेस्ट सेलर जो चार्ल्स फर्स्ट को लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसने राजा को एक निर्दोष ईसाई शहीद के रूप में क्या किया था, पोर्ट्रेट किया था, चित्रित किया गया था, एक बेस्ट सेलर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, इन February 1652 आफ्टर ईयर्स ऑफ डायमेंसिंग आई साइट लाइकली कॉज्ड बाई ग्लूकोमा, तो 1652 में ग्लूकोमा के कारण इनकी जो दृष्टि कम होने लगी थी, इनको ग्लूकोमा हो गया था इनकी आंखों में, जिसके कारण इनकी आई साइट जो थी वो कम होने लगी थी। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, और 1652 में ही मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे, उस समय इनकी एज थी 44 साल की। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं
ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑन मे 5th 1652 his wife Mary Powell died 3 days after giving birth to the couple's fourth child daughter Deborah. His young son John died soon after. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 मई 1652 को उनकी जो वाइफ थी मैरी पोवल, उनकी डेथ हो जाती है। जन्म के 3 दिन बाद ही वो एक बेटी को जन्म देती हैं और बेटी उनकी चौथी संतान होती है, 4th चाइल्ड इनकी होती है। बेटी जो होती है वो 4th चाइल्ड डिबोरा होती है और जन्म के 3 दिन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है मैरी पोवल की। कब? 1652 में। इम्पोर्टेंट है। 1652 में 2 इंसिडेंट होते हैं, मिल्टन ब्लाइंड होते हैं और इनकी फर्स्ट जो वाइफ होती है मैरी पोवल, उनकी डेथ हो जाती है और जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी डेथ होती है और इनकी चौथी संतान होती है जिसका नाम रहता है डिबोरा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इनका सन भी तो जो था, इनका यंग सन जॉन, उसकी भी डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। On November 12, 1656 he married his second wife Catherine Woodcock. 12 नवंबर 1656 में वो दूसरी शादी करते हैं अपनी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक। तो इनकी सेकेंड वाइफ का भी नाम है कैथरीन वुडकॉक। नेक्स्ट। On February 3, 1658 his second wife Catherine Woodcock died 4 months after giving birth to the couple's only child, a daughter named Catherine. Soon after the baby girl died as well. यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 फरवरी 1658 में उनकी सेकेंड वाइफ जो है कैथरीन वुडकॉक, वो एक बेटी को जन्म देती हैं। इस कपल की सिर्फ एक ही बेटी रहती है, उस बेटी का क्या नाम रहता है? कैथरीन। और जन्म के 4 महीने बाद ही कैथरीन वुडकॉक की डेथ हो जाती है और कुछ समय बाद इनकी बेटी कैथरीन की भी डेथ हो जाती है। ओके। इन 1659 फॉलोइंग द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टू द इंग्लिश थ्रोन ही वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर अबाउट 2 months। तो 1659 में जब चार्ल्स सेकेंड यानी कि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, मिल्टन को अरेस्ट करवा देते हैं और उन्हें लगभग 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि मिल्टन ने समर्थन किया था ना चार्ल्स फर्स्ट को हटवाने में, इसी वजह से ओलिवर क्रॉमवेल का। इन 1663 ओवर द ऑब्जेक्शन ऑफ हिज डॉटर्स ही मैरिड हिज थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल। तो यहाँ पे 1663 में अपनी बेटियों के ऑब्जेक्शन पर उन्होंने वो तीसरी शादी करते हैं, अपनी तीसरी वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल से वो तीसरी शादी करते हैं। नेक्स्ट। On 27th April 1667 he sold the publication rights of Paradise Lost to publisher Samuel Simmons for €5 with a further €5 to be paid if and when each print run of between 1300 and 1500 copies sold out। यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके 1 मिनट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 27 अप्रैल 1667 को उन्होंने क्या किया था, पैराडाइज लॉस्ट को बेच दिया था अपने पब्लिशर सैमुअल सिमंस को, उन्होंने बेच दिया था। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के प्रकाशन अधिकारों को अपने पब्लिशर सैमुअल सिमंस को €5 में बेच दिया था और अगर 1300 और 1500 कॉपीज के बीच प्रत्येक प्रिंट रन होता है वो बिक जाए तो €5 का भुगतान किया जाएगा। ये चीज़ें बात हुई थी। The first run, a quarto edition priced at 3 shillings per copy, was published in August 1667 and sold out in 18 months। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो पहला रन था, पहला रन प्रति कॉपी थी वो 3 शिलिंग की कीमत वाला एक क्वार्टो एडिशन अगस्त 1667 में पब्लिश हुआ था और 18 महीनों में ही वह बिक गया था। द पोएट एंड क्रिटिक जॉन ड्राइडन वॉज सेड टू बी हैव रिमार्क्ड। जो कवि और आलोचक हैं जॉन ड्राइडन, उन्होंने टिप्पणी की थी, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट। ये आदमी हम सभी को काट देता है, एन एंशिएंट टू, और पूर्वजों को भी। यहाँ पे उनका कहने का मतलब था कि ये आदमी इतना सब कर लिया, मतलब ये इस आदमी ने बेच दिया अपने वर्क को, तो यहाँ पे कहना था कि ये आदमी टिकने नहीं देगा हम अपने सामने किसी भी राइटर्स को, चाहे हम हो गए या फिर कोई पुराने राइटर्स जो एंशिएंट प्राचीन के राइटर्स हैं उनको भी अपने सामने टिकने नहीं देगा। ये बात उन्होंने कहा था। He followed up Paradise Lost with its sequel Paradise Regal, published alongside the Tragedy Samson Agonistes in 1671। तो उन्होंने 1671 में ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्टिस के साथ पब्लिश्ड पैराडाइज लॉस्ट के सीक्वल पैराडाइज रिगेन के साथ काम किया। तो पैराडाइज लॉस्ट का जो सीक्वल है वो पैराडाइज रिगेन है, ये सीक्वल है और ये 4 बुक्स में लिखा गया था। ये इनकी सेकेंड एपिक है और ये भी बता दूं कि पैराडाइज रिगेन मिल्टन का फेवरेट वर्क है।
ठीक है, ये मिल्टन का फेवरेट वर्क है जो कब आया था, 1671 में आया था। और इसके साथ सैमसन एगोनिस्टिस भी आया था जो कि ट्रेजेडी है। नेक्स्ट, ऑन नवंबर 8, 1674 ही डाइड ऑफ गाउट एंड वॉज बरीड सेंट जाइल्स चर्च इन द क्रिपल गेट नेबरहुड ऑफ लंडन। 8 नवंबर 1674 को गाउट से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है मिल्टन की, और उन्हें लंदन के क्रिपल गेट पड़ोस में सेंट जाइल्स चर्च में दफनाया गया। अ मेमोरियल टू हिम वॉज प्लेस्ड इन द पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिनिस्टर एबे। आगे कहा जा रहा है कि उनके लिए एक स्मारक वेस्टमिनिस्टर एबे के कभी के कोने में रखा गया, मतलब उन्हें पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिनिस्टर में भी रखा गया। तो जो पोएट्स बहुत ग्रेट होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, वेस्टमिनिस्टर एबे में। ओके, तो मिल्टन को भी रखा गया, विलियम शेक्सपियर को भी रखा गया। नोट है, जॉन मिल्टन यूज टू कंसिडर एडमंड स्पेंसर हिज मास्टर इन पोइट्री। तो जॉन मिल्टन पोइट्री में अपना मालिक, अपना मास्टर किसे मानते थे, तो एडमंड स्पेंसर को मानते थे। नेक्स्ट, यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे उनके कुछ मेजर वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन के। रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोग के लिए। पोइट्री एंड ड्रामा, उनकी पोइट्री और ड्रामा क्या क्या हैं। 1631 एल एलिग्रो, 1631 इल पिंसेरसो, ये दोनों जो पोएम इनकी है ये कंपेनियन पोएम मानी जाती है। और जो हॉटन, जब मिल्टन हॉटन थे, हॉटन टाइम्स में ये पोएम्स लिखी गई थी, जैसे एल एलिग्रो हो गया, इल पिंसेरसो हो गया, आर्केड्स हो गया, लिसिडस हो गया, ये सारे हॉटन टाइम्स की पोएम है। ओके, तो एल एलिग्रो, इल पिंसेरसो ये कंपेनियन पोएम मानी जाती है, एक ही साथ लिखी गई थी। एल एलिग्रो मतलब होता है अ हैप्पी मैन या जॉयस मैन, इल पिंसेरसो मतलब होता है सैड मैन या पेंसिव मैन। ओके, नेक्स्ट 1634 इनका एक मास्क आया कॉमस, ये भी उनकी हॉटन पोएम्स ही मानी जाती है, ये भी हॉटन पोएम्स का ही वर्क, हॉटन का ही वर्क है ये भी। अ मास्क प्रेजेंटेड एट अ लडलो कासल, तो ये आया था इनका मास्क जिसका फुल टाइटल यही है, और ये अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने प्रेजेंट किया गया था उनके वेलकम में। 1637 में लिसिडस आता है इनका, ये जो इनका पेस्टोरल एलजी है। 1645 में पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। 1655 में ऑन द लेट मैसेकर इन पाइडमोंट। 1667 पैराडाइज लॉस्ट, 1671 पैराडाइज रीगन, 1671 सैमसन एगोनिस्टिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और 1673 में पोएम्स एंड सी अपॉन सेवरल ओकेशंस, ये इनका वर्क आया था। यहाँ पे तो ये हो गया पोइट्री और ड्रामा की बात हो गई। अब इनका कुछ प्रोज वर्क है, देख लेते हैं इनका प्रोज वर्क कौन कौन सा है। 1641 में ऑफ रिफॉर्मेशन आया था। 1641 में ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी आया था। 1641 में एनिमेडवर्जेंस आया था। ये तीनों ही वर्क इनके 1641 में आए हैं, 1641 में आए हैं। नेक्स्ट है 1642 में द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी, इनका ये वर्क आया था 1642 में। नेक्स्ट है 1642 में अपोलोजाई फॉर स्मेक्टिमनस, ये इनका वर्क आया था। ओके, ये इनका वर्क आया था। 1643 में डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स आया था। 1644 में जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर कंसर्निंग डाइवोर्स, ये इनका डाइवोर्स ट्रैक है। 1644 में ऑफ एजुकेशन आया था। 1644 में एरोपैजिटिका आया था, तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। 1645 में टेट्राकॉर्ड एंड 1645 में कोलेस्टेन, ये इनका डाइवोर्स ट्रैक है। फिर है आगे 1649 में टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। 1649 में इकोनोक्लास्टिस, इनका ये वर्क आया था। नेक्स्ट है 1651 में डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, फर्स्ट डिफेंस इनका आया था। 1654 में डिफेंसियो सेकेंडा, सेकेंड डिफेंस आया था। 1659 में अ ट्रीटीज ऑफ सिविल पावर, ये इनका वर्क आया था। 1659 में द लाइक लिस्ट मीन्स टू रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च, ये आया था इनका वर्क। ये इनके प्रोज ट्रैक हैं, सारे प्रोज वर्क हैं। 1660 में 1660 में द रेडी एंड इजी वे टू एस्टैब्लिश फ्री कॉमनवेल्थ। फिर 1660 में ब्रीफ नोट्स अपॉन अ लेट सर्मन। 1669 में एसेंडेंस कॉमेंस्ड ग्रामर। 1670 में 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आया था, इनका अनफिनिश्ड वर्क है, ये याद रखिएगा, अनफिनिश्ड वर्क है ये इनका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, जो कब आया था 1670 में आया था। ओके, नेक्स्ट है
लॉजिका प्लेनियर इंस्टीट्यूटियो आर्ट ऑफ लॉजिक, ये 1672 में आया था। 1673 ऑफ ट्रू रिलीजन, 1674 एपिस्टोलो फैमिलीज, 1674 प्रोल्यूशंस आया था। 1682 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोविया एंड अदर लेस नोन कंट्रीज लाइंग ईस्टवर्ड ऑफ रसिया एज फॉर एज कैथे गैदर्ड फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ सेवरल आई विटनेसेस, ये आया था 1682 में। ओके, और 1823 में 1823 में डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ये भी इनका डाइवोर्स ट्रैक है, ये आया था 1823 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। कुछ पॉपुलर सोनेट हैं मिल्टन के, देख लेते हैं। पॉपुलर सोनेट्स ऑफ मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इनका मिल्टन का वर्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इनका सोनेट है। ऑन हिज डिकीज्ड वाइफ, ये भी सोनेट है। टू मिस्टर लॉरेंस, ये भी एक सोनेट है। टू अ वर्चुअस यंग लेडी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल ऑन द लेट मैसेकर इन पाइडमोंट, ये सोनेट है। टू मिस्टर साइरिक स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये भी इनका सोनेट है। ओके, एंड लास्ट है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये भी इनका सोनेट है। तो ये हो गए इनके सोनेट। तो हमने देख लिया है इनके पोइट्री, ड्रामा, प्रोज वर्क और सोनेट, जितने भी वर्क हैं यहाँ पे हैं। वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, किसी भी राइटर के हो, जो भी राइटर हमारे सिलेबस में है, तो वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका वर्क जानना कि कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ का है, कौन सा मिल्टन का है, कौन सा गैल्सवर्दी का है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए कम हम पढ़ रहे हैं। ये रिवीजन के लिए सबसे अच्छी वीडियो मानी जाएगी, बेनिफिशियल होगा अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF अगर चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।